हेलो फ्रेंड्स, आज से हम NCERT बुक से चैप्टर वाइज MCQ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी से चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय से उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जहां से सवाल बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। यह सीरीज BPSC TRE 3.0 और 4.0 के लिए तैयार किया गया है। वैसे देखा जाए तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे BSSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे BPSC की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन में दिया है, सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, सूर्य एक तारा नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं का जो रात में आकाश में चमकते हैं उन ग्रहों को आकाशीय पिंड कहते हैं, ना कि ग्रह कहते हैं। तो ये पहला गलत हो गया। सेकेंड दिया हुआ है कि सूर्य एक तारा नहीं है, ये गलत है। सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा है, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि में आकाश में चमकने वाले सभी वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहा जाता है और सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन में दिया है, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन में दिया है, वे गैसों से बने होते हैं। उपर्युक्त कथनों पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला है केवल 1, सेकेंड ऑप्शन में 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन में है केवल 2 और डी ऑप्शन में ना तो 1 और ना ही 2। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है, जबकि वे गैसों से ही मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, लिखा है यहाँ कि कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ठीक है, हम लोग डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होते चले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन है, ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपर्युक्त में से सभी। पहला ऑप्शन के बारे में बात करें, दिया है कि तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है, ये गलत है, मिल्की वे नहीं कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें नक्षत्र कहा जाता है। तारों के अलग अलग समूहों द्वारा गठित विभिन्न आकृति को नक्षत्र कहा जाता है, ना कि मिल्की वे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया है कि सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है, ये भी कथन सही है। अर्थात यहाँ पे 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी इस अध्याय से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को बनाया गया है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, तारों का अलग अलग समूहों द्वारा गठित विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर एक ऐसा ही नक्षत्र है। ध्यान रखिएगा, उर्सा मेजर या बिग बियर एक ऐसा ही नक्षत्र है। सवाल ये भी आ सकता है कि उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ठीक है, नक्षत्र है, तारा है, ग्रह है, तो आपको आंसर होना चाहिए नक्षत्र है। ठीक है, सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र में से एक सप्तऋषि, जिसे शब्द 7 कहते हैं, ऋषि मतलब संत होता है। ठीक है, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर तारामंडल का एक हिस्सा बनाता है। उत्तर तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है,
इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है आपको। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है, जिसका अर्थ है घुमक्कड़। सेकेंड ऑप्शन में है बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही है। पहला भी कथन सही है कि ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, घुमक्कड़ होता है। ठीक है, याद रखना आपको कि ग्रह शब्द जो आया है ना, वो प्लानेटाई से आया है, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़। ये बिल्कुल सही है। जबकि देखेंगे कि बृहस्पति, शनि और अरुण, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं और यह छोटे छोटे टुकड़ों की एक पट्टी है। ये ध्यान रखिएगा, इन छल्लों को पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीनों से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है। देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स देख लिया जाए। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है, जिसका अर्थ होता है घूमना। बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। यह छोटे छोटे टुकड़ों की एक पट्टी है। इन छल्लों को पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। ठीक है, मेरा गारंटी है, कॉन्सेप्ट है, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस अध्याय से। ठीक है, और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है मेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है सूर्य, सेकंड ऑप्शन है 8 ग्रह, तीसरा है उपग्रह, चौथा है क्षुद्र ग्रह, पांचवा है उल्कापिंड। अब सवाल ये है कि उपर्युक्त में से कौन सा सौरमंडल के भाग हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 बताना है आपको यहाँ पे कौन कौन सौरमंडल के भाग हैं। ठीक है, दिए गए ऑप्शन के आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे बात करें चाहे सूर्य का या 8 ग्रह, 8 ग्रह मतलब कि सौरमंडल। ठीक है, ठीक है, सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सभी देखेंगे सौरमंडल के भाग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी सौरमंडल के भाग पूछा जाए तो सूर्य भी आएगा, 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सभी इसमें सौरमंडल के भाग ही हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में कौन है, सूर्य है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, व्याख्या में देखें, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, सवाल पहला है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सेकेंड ऑप्शन में है, गैस सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। ठीक है, दिया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये फैक्ट है। ठीक है, कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, बात करें हम सेकेंड ऑप्शन का कि गैसें सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है, ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि गैसें नहीं है। ठीक है, सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या है फिर, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। सूरज देखेंगे, जो सन है वो सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कथन ए यहाँ पे सही है, सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा, केवल 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, डिटेल्स देख लिया जाए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। यह सौरमंडल, यहाँ को सौरमंडल को बांधे रखने के लिए आकर्षण बल प्रदान करता है। सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ठीक है ना, लेकिन उस प्रचंड गर्मी को हमारे द्वारा इतना महसूस नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे निकटतम तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है।
सिंपल सा सवाल है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है? मंगल, शुक्र या बृहस्पति या फिर अरुण? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुक्र ग्रह। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी जो माप है, आकृति है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसीलिए इन्हें जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वैसे शुक्र ग्रह को देखा जाए तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में, सवाल ऑप्शन में है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। दूसरा ऑप्शन में है बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। थर्ड ऑप्शन में है कि हाल ही में अगस्त 2014 तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था। बताना यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन के बारे में बात करें हम लोग कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल सही है, राइट ना। सेकेंड ऑप्शन में है कि बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में दिया है कि हाल ही में अगस्त 2014 तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था, ये कथन गलत है। ठीक है, अगस्त 2014 के बाद देखेंगे कि प्लूटो जो है वो ग्रह के क्षेत्र से इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सिर्फ 1 और 2 सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा है हमने यहाँ पे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित 12 पथ में घूमते हैं। ये कुछ अलग आ गया, निश्चित पथ में घूमते हैं, ये होगा सवाल यहाँ पे डिटेल्स में है, यहाँ पे 12 नहीं है। ये पथ विस्तृत होते हैं, इन्हें परिक्रमा पथ कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, इसे परिक्रमा पथ में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं, सबसे कम दिन लगते हैं। ठीक है, हाल ही में अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हाल के दिनों में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का आकार जियोइड है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो बात करें हम यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात गलत है। ठीक है, पृथ्वी का आकार जियोइड है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल 2। ठीक है, पहला कथन जो दिया है ना आकार के अनुसार, हाँ दूरी के अनुसार होता तो देखेंगे पृथ्वी सौरमंडल से तीसरा क्रम पर है, ये तब सही होता। ठीक है, आकार दूरी के हिसाब से सूर्य से देखेंगे, सूर्य के बाद तीसरे नंबर पर कौन है? यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, लेकिन ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। पृथ्वी देखेंगे कि पूरा जो आकार में देखेंगे सोलर प्लैनेट में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, अगर ये आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं सन है, इसके बाद फिर आपका ये बुध ग्रह। ठीक है, हम दूरी के हिसाब से लगा दे रहे हैं। बुध के बाद फिर बृहस्पति को छोड़ दीजिए, शुक्र को लीजिए। ठीक है, फिर पृथ्वी को लीजिए, फिर बृहस्पति को लीजिए, नहीं सॉरी बृहस्पति को नहीं, मंगल को लीजिए। ठीक है, मंगल के बाद बुध को छोड़ दीजिए, बृहस्पति को लीजिए, फिर शुक्र को छोड़िए, शनि को लीजिए, और फिर अरुण वरुण को लीजिए। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका बृहस्पति आएगा, दूसरे नंबर पर आपका शनि आएगा, तीसरे नंबर पर अरुण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पृथ्वी की जगह पर क्या होना चाहिए था? अरुण होना चाहिए, तो भी सही हो जाता कि आकार के अनुसार अरुण जो है वो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथे नंबर पर आएगा आपका वरुण। ठीक है, और 5वें नंबर आपका पृथ्वी है। ठीक है, और देखेंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, ये 8वें नंबर पर है। ठीक है, आपका बुध ग्रह। अब बताइए शुक्र और शनि मंगल के बारे में बताइए कि क्या होगा इसका, कौन छठे नंबर पर है और कौन 7वें नंबर पर है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, मंगल 7वें पर होगा या फिर शुक्र 7वें नंबर पर होगा। ठीक है, बाकी जो क्रम तो लगा दिए हमने दूरी के हिसाब से, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे आकार के हिसाब से भी हमने सजा दिया है। पहले नंबर पर बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर आपका अरुण है,
चौथे नंबर पर आपका वरुण है, 5वें नंबर पर पृथ्वी है और 8वें नंबर पर आपका बुध है। ठीक है, अब सवाल ये है कि 7वें नंबर पर कौन है, शुक्र है या फिर मंगल है। ठीक है, फिर जो बच जाएगा वो छठे नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। यह आकार में पर सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों पर मोड़ा सा फैला हुआ है, नहीं थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा फैला हुआ है, इसलिए इसे आकार को जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के समान। ठीक है, नेक्स्ट है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आसान सा सवाल है, किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है ना। ठीक है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करना हम लोग को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष से देखेंगे कि पृथ्वी की नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग में क्या है, जल है, इसीलिए नीला ग्रह दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन में दिया है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सवाल है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन दिया है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं व्याख्या में कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को, ठीक है, 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 1, 2, 2, 3, 1, 3 और या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन के बारे में कि एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल सही है। ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें कि चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर देखेंगे कि पहाड़ भी है, मैदान भी है और गड्ढे भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। हम लोग डिटेल्स देखते हैं इसका। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से होगा। ठीक है, उसी तरह से घूमता है जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों घूमते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इतना ही समय इसे एक चक्कर को पूरा करने में लगता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक भाग हमें दिखाई देता है। चंद्रमा जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं या छाया डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में, छोटे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन में कि उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला, दूसरा, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो बात करें हम लोग पहला ऑप्शन के बारे में, तो ध्यान रखना है कि छोटे पिंड जो तारों और ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
बाकी बात करें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसे फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। बात करें हम लोग सेकंड ऑप्शन के बारे में, उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो ये भी कथन गलत है, ठीक है। जो देख रहे हैं आप लोग क्षुद्र ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ना कि उल्का पिंड, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ की उल्का पिंड नहीं होगा, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। तो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, व्याख्या के रूप में हम लोग लिखे हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अब शुरू होता है एकदम प्योर आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0, तो सेम टू जैसे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से 10-15 क्वेश्चन मैंने सेम उसी तरीके से लिया है, ठीक है। पहला है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के सतह पर होगा, यहाँ पे, ठीक है, सतह पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घ वृत्ताकार पर। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के सतह पर चक्कर लगाते हैं, तो ध्यान रखना है दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी हमने बताया है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। सही आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइए अर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है, ग्रह का, ध्रुव तारा का, नक्षत्र मंडल का। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नक्षत्र मंडल का। अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, शुक्र, शनि तथा यूरेनस, मंगल, शनि तथा यूरेनस। सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों तरफ देखेंगे कि छल्ले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रह के बारे में सत्य है, ग्रह के पास अपना उष्मा एवं प्रकाश होती हैं। ग्रह अर्थात प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ग्रह के पास अपना उष्मा एवं प्रकाश होती है, ये बात गलत है, ठीक है। ग्रह के पास अपना उष्मा एवं प्रकाश नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य ग्रह के बारे में सत्य है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य ग्रह के बारे में सत्य है। बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। बी ऑप्शन में है बाह्य ग्रह सूर्य से सब बहुत नज़दीक हैं। सी ऑप्शन में है कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखा जाए तो पहला कथन सही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं, तो ये कथन गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें तो बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, तो ये कथन सही है। अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम लोग बाह्य ग्रह के बारे में, किसे कहते हैं बाह्य ग्रह, तो ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं अगर ये हमारा सन है तो इसके बाद का 4 ग्रह और इसके बाद का फिर 4 ग्रह, टोटल 8 ग्रह हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना है शुरुआत का 4 ग्रह को बोलते हैं आंतरिक ग्रह और अंतिम 4 बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति, यहाँ पे शनि, यूरेनस और ये नेपच्यून, अरुण वरुण, ठीक है। तो ये 4 ग्रहों को कहा जाता है
बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन हो जाएगा? बुध ग्रह, बुध के बाद बुध शुक्र शनि हो जाएगा, बुध शनि पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना है इधर वाला जो है ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, चट्टानों से बनकर बने हैं, जबकि इधर देखेंगे कि गैसों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक ग्रहों के बारे में सत्य है? अब सवाल है कौन सा कथन आंतरिक ग्रह के बारे में सत्य है। ठीक है, यहाँ बहुत कुछ हमने बता दिया है, तो इस हिसाब से आप इसका आंसर सही दे सकते हैं। पहला दिया है आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आता है। सी ऑप्शन में है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी आंतरिक ग्रह में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है कि आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल आता है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह पट्टी आंतरिक ग्रह में ही देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो बाह्य ग्रह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो पहला दूसरा है, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, उपयुक्त में से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूर्य से दूरी के दृष्टि से क्रम में नहीं लगे हैं? ठीक है, सूर्य से दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो बताना है कि कौन सा क्रम में नहीं लगा है। ठीक है, तो बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, तो बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। ठीक है, ये तो लगा हुआ है क्रम से देखा जाए तो बुध होता है, उसके बाद शुक्र फिर पृथ्वी। ठीक है, ये क्रम में लगा हुआ है। बी ऑप्शन में देखें तो पृथ्वी के बाद होता है मंगल होना चाहिए। ठीक है, मंगल के बाद फिर बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शनि, ये भी क्रम ही लगा हुआ है। बात करें शनि, नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, तो यहाँ पे देखेंगे जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि के बाद होना चाहिए यूरेनस, फिर होना चाहिए नेपच्यून, तो ये क्रम से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो पूछा था क्या कि कौन नहीं लगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए और बी क्रम से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है अपने अक्ष पर। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है या पूरा करता है, कौन सबसे कम समय लेता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय कौन लेता है? बृहस्पति लेता है। ठीक है, कौन लेता है? बृहस्पति। मात्र ये 10 घंटा लेता है अपनी अक्ष पर घूमने में। ठीक है, 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा समथिंग। ठीक है, ये सबसे कम लेता है अपने अक्ष पर घूमने में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति। बाकी पृथ्वी के बारे में तो जानते हैं, एक चक्कर अपना अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। ठीक है, जबकि बुध अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन का समय लेता है। ठीक है, परिक्रमण काल इसका कितना है? 88 दिन का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। बात करें हम कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है, तो उसका आंसर होगा पृथ्वी। ठीक है, 365 दिन लेता है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह को किस वर्ष बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया? 2005, 2006 या 2007? सही आंसर हो जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। तो देखेंगे यहाँ पे सभी कथन सही है, डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा चंद्रमा के बारे में कि यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। साथ ही चंद्रमा का जो व्यास है, डायमीटर है, वो पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि यह पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक है, उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की गति लगभग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है? सवाल है प्रकाश की गति लगभग कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3,30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड? सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा और कब रखा? सवाल है सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने और कब रखा? नील आर्मस्ट्रांग तो रखा था, सबको पता है।
ठीक है, लेकिन कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को, ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड की विशेषता सही बताई गई है? ठीक है, आकाशीय पिंड के बारे में ध्यान रखना है, पूछा गया है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन में उल्का पिंड, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं, आकाशगंगा लाखों ग्रहों के समूह है, और ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है। बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे कथन सही हो जाएगा, पहला कथन, ठीक है। बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, कि लाखों ग्रहों का समूह है, तो ये गलत है, लाखों ग्रह नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा, ठीक है, लाखों तारों का समूह है आकाशगंगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बात करें ब्रह्मांड के बारे में, तो जो ब्रह्मांड है वो लाखों आकाशगंगाओं का समूह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड जो है वो लाखों आकाशगंगा का समूह है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले बात करें हम लोग आकाशगंगा के बारे में, तो ये लाखों तारों का समूह है, ठीक है। आकाशगंगा लाखों तारों का एक समूह है। सोचिए ज़रा कि हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा होगा। ज़रा सोचिए कि लाखों तारों के बारे में बात करें, एक तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, और वैसे से लाखों तारों मिल करके एक समूह जो बनता है उसको कहते हैं आकाशगंगा, ठीक है। और उन लाखों आकाशगंगाओं को हम क्या करें? ब्रह्मांड करें। और ऐसे से ब्रह्मांड रहने कितने ब्रह्मांड हैं, अब सोचिए देखिए ज़रा, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी यहाँ पे ए और सी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 29 दिन, 28 दिन या 27 दिन? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 27 दिन। नेक्स्ट है, सवाल है, पृथ्वी एक नक्षत्र को दिन में पार करता है, 15 दिन, 14 दिन या 13 दिन? चलिए ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितना दिन में पार करता है, 15 दिन, 14 दिन या 13 दिन, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो इस अध्याय से बन सकते थे, ठीक है। अगर मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए, और आज हम शुरू किए हैं तो इसको हम क्लास 12 तक, ठीक है, ऐसे ही आपको हम वीडियो देने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।